आज अपने केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलीमर, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुलक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुलक कहते किसे हैं, कितने प्रकार से इसको क्लासिफाइड किया जाता है, उसमें उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन कौन सी समीकरणें हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके जो अपने दैनिक जीवन में बहुलक के क्या क्या उपयोग हैं। देखिए, वर्तमान में बहुलक अपने बहुत महत्वपूर्ण है। इसे एक सामान्य भाषा में अपने प्लास्टिक भी कह सकते हैं। वर्तमान जीवन है वो बिना प्लास्टिक के संभव ही नहीं है। वर्तमान में हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीजें, चाहे वो कोई उपकरण हो या घर से किसी सामान को पैक करना हो या किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना हो या बारिश से किसी सामान को बचाना हो, अपने ये बहुलक बहुत ज्यादा काम आ रहे हैं। और यही वजह है कि इसका जो क्षेत्र है वो काफी वृहद हो गया है। तो आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले बहुलक कहते किसे हैं। देखिए, छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर बहुत बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं, जिन्हें वृहद अणु कहते हैं। उनका अणु भार बहुत ज्यादा होता है, उन्हें हम बहुलक कहते हैं। तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर बड़े या वृहद अणुओं का निर्माण करते हैं, जिनके अणु भार बहुत अधिक होते हैं, उन्हें हम बहुलक कहते हैं। बहुलक में जो छोटे अणु काम आते हैं उन्हें हम कहते हैं एकलक इकाइयां। क्या कहते हैं उनको? एकलक इकाइयां। यानी छोटी छोटी एकलक इकाइयां आपस में मिलकर वृहद अणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम बहुलक कहते हैं। इनके अणु भार उच्च होते हैं। इंग्लिश में इसे पॉलीमर कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पोली और मर। पोली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है इकाइयां, यानी अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने वृहद अणु। वो इंग्लिश से ही इसकी हिंदी परिभाषा बनाई गई थी कि अनेक छोटी छोटी एकलक इकाइयां आपस में मिलकर वृहद अणु का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम बहुलक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जो बड़ा फेमस है। एक बहुलक है जो इसी एग्जाम्पल से अपने डिस्कस करते हैं। देखिए, इसका नाम है अपने एथीन। जो एथीन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, कुछ टेम्परेचर पर अपने कहते हैं पॉलीएथीन में बदलती है। पॉलीएथीन, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं पॉलीथीन। ये पॉलीथीन वही है भाई जो वर्तमान में सर्वाधिक काम आ रहा है। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा प्रतिबंधित भी है, मगर फिर भी बड़े धड़ल्ले से काम आ रहा है, क्योंकि अभी इसके अल्टरनेट हैं वो इतने मिले नहीं है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा काम आ रहा है। वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण का भी एक महत्वपूर्ण कारक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सुनिए, एथीन से पॉलीएथीन जो पॉलीमर बना है, इसकी छोटी छोटी एकलक इकाइयां आपस में मिलकर वृहद अणु का निर्माण करती है, जिसे हम पॉलीएथीन कहते हैं। यहाँ n है वो नंबर्स ऑफ संख्या है जो 1 से लेकर अनंत तक कहीं तक हो सकती है। आज हम डिस्कस करते हैं बहुलक के वर्गीकरण का। देखिए, सामान्य रूप से किसी का वर्गीकरण करना हो तो उसके प्रकार हो जाते हैं 1, 2, 3, लेकिन बहुलक का एरिया बहुत बड़ा था, विस्तृत था, इसलिए इसके वर्गीकरण के लिए 6 आधार रखे गए। देखिए, आधार का मतलब होता है एक आधार से पहले वर्गीकरण किया गया, फिर दूसरे आधार से किया गया, फिर तीसरे आधार से किया गया, इसी आधार से, इस प्रकार से बहुलक के वर्गीकरण के लिए 6 आधार रखे गए हैं। आज हम सभी आधारों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके प्रकारों की चर्चा करेंगे, उनके एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे। देखिए, बहुलक के वर्गीकरण के सबसे पहले जो 6 आधार हैं, उनमें सबसे पहला है प्राप्ति स्रोतों के आधार पर, दूसरा एकलक इकाइयों के आधार पर है, तीसरा संरचना के आधार पर है, चौथा तापमान के आधार पर है। तापमान के प्रति जो बहुलक की रिएक्शन होती है उनके बेस पर होता है। आणविक बलों के आधार पर है, और बहुलकन या बहुलीकरण की क्रिया के आधार पर। ये आपके वर्गीकरण के 6 आधार हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सबसे पहला आधार प्राप्ति स्रोतों के आधार। प्राप्ति स्रोतों के आधार पर बहुलक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्धसंश्लेषित। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक क्या होता है। देखिए, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, आपको बस नाम से ही इसका वर्णन हो जाता है। वे बहुलक जो हमें प्रकृति से मिलते हैं उन्हें हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे रबर है, रुई है,
ऊन है, ये सारे हमें प्रकृति से मिलते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। यानी प्रकृति से मिलने वाले सभी बहुलक हैं वो सारे प्राकृतिक। ये वर्गीकरण का पहला है। दूसरा, संश्लेषित बहुलक, वे बहुलक जो हमें प्रकृति से नहीं मिलते, प्रयोगशालाओं में संश्लेषित किए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा भाई, ये प्रकृति से नहीं मिलते हैं, इन्हें प्रयोगशालाओं में छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनाया जाता है, उन्हें हम संश्लेषित बहुलक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ब्यूना एन है, ब्यूना एस है, ये संश्लेषित रबर है, जिनकी आगे हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे। आज संश्लेषित वे बहुलक जो मिलते तो प्रकृति से हैं, परंतु प्रयोगशालाओं में उनमें सुधार किया जाता है ताकि वो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी बन सके, उन्हें हम कहते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। जैसे वल्कनीकृत रबर, यानी रबर प्राकृतिक बहुलक है, उसमें सल्फर मिलाया जाता है लैब में, जो उसे हम कहते हैं वल्कनीकृत रबर। तो ये इस अर्ध संश्लेषित का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप एक बार वापस सुनिए, अपने जो सबसे पहला आधार था वो था प्राप्ति स्रोतों के आधार पे। प्राप्ति स्रोतों के आधार पे बहुलक तीन प्रकार के थे, प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, संश्लेषित जिन्हें प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है, अर्ध संश्लेषित जो मिलते तो प्रकृति से हैं लेकिन उन्हें प्रयोगशालाओं में और सुधार किया जाता है, उन्हें अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। सभी के एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे आप। प्राकृतिक में आप रुई है, ठीक है, कपास है, ऊन है, वो एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे। संश्लेषित में ब्यूना एन, ब्यूना एस, नायलॉन 66, खूब सारे एग्जाम्पल है, वो ध्यान में रखेंगे। अर्ध संश्लेषित में अगर आपको ध्यान में रखना है तो वल्कनीकृत रबर ध्यान में रखेंगे। ये इनके एग्जाम्पल हैं। अब हम दूसरे आधार की बात करते हैं, एकलक इकाइयों के आधार पर। देखिए, एकलक इकाइयों के आधार पर बहुलकों को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला प्रकार है समबहुलक। समबहुलक होते हैं, इनमें देखिए वे बहुलक होते हैं जिनमें सभी एकलक इकाइयां समान होती हैं। आराम से सुन लीजिएगा, वे बहुलक जिनमें सभी एकलक इकाइयां क्या होती हैं, समान होती हैं, उन्हें हम कहते हैं समबहुलक। जैसे एग्जाम्पल आप लें तो यही ले सकते हैं, एथीन से पॉलीएथीन, यानी एथीन में एकलक इकाई है, ठीक है, ये एक है, और पॉलीएथीन में ये सारी की सारी एथीन ही एथीन जुड़ेंगी, जिससे क्या बनेगा अपने पास पॉलीएथीन। तो यानी सभी एकलक इकाइयां समान हो, उन्हें हम कहेंगे समबहुलक। सहबहुलक या विषम बहुलक, एक ही बात है नहीं, सहबहुलक और विषम बहुलक। परंतु जब भी एग्जाम में पूछा जाता है ना, ये सहबहुलक के नाम से पूछा जाता है। सहबहुलक किसे कहते हैं, वे बहुलक जिनमें एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं, उन्हें हम सहबहुलक कहते हैं। वापस सुन लीजिएगा, वे जिनमें एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करती हैं, उन बहुलकों को क्या कहते हैं, हमें सहबहुलक कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे ब्यूना एस ही बता देता हूं। ब्यूना एस है, इसमें क्या होता है, दो अणु काम आते हैं, दो एकलक इकाइयां हैं, एक तो है 1,3-ब्यूटाडाइन, दूसरी है स्टाइरिन। 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन जब आपस में रिएक्शन करती हैं, इनके एन मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में रिएक्शन करेंगे तो देखिए अपने पास एक बहुलक बनता है। आराम से देखिएगा, बहुत इजी बहुलक है, बच्चों के याद करने के हिसाब से भी। देखिएगा अपने पास 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन दोनों मिलकर एक बहुलक बना रहे हैं, ब्यूना एस। ब्यूना एस नाम क्यों पड़ा, 1,3-ब्यूटाडाइन से एक शब्द लिया गया है ब्यूना और स्टाइरिन से लिया गया है एस, इसीलिए इसको शॉर्ट में कहते हैं ब्यूना एस। ठीक है, याद करना बहुत ईजी है। कुछ बच्चों को ये जो सूत्र है वो बड़ा दिखना शुरू हो जाता है, तो उनको एक शॉर्टकट बता रहा हूं। दोनों सूत्रों को लिखिए, लिखने के बाद में देखिए जहां डबल बॉन्ड लगा है वो हटा दीजिए, सिंगल बॉन्ड है वहां डबल कर दीजिए, जहां बॉन्ड नहीं है वहां पर बॉन्ड लगा दीजिए। देखिए यहाँ कोई बॉन्ड नहीं था, बॉन्ड लगा दिया,
डबल को सिंगल कर दिया, सिंगल को डबल, डबल को वापस सिंगल, नहीं था तो लगा दिया, लगा हुआ है यहाँ आगे देखिए, ये डबल वापस सिंगल और आगे नया बॉन्ड। यानी याद करना बड़ा इजी है, डबल बॉन्ड को सिंगल में बदल दो, जहां सिंगल है वहां डबल कर दो, जहां बॉन्ड नहीं है वहां बॉन्ड बना दो, तो बड़ी जल्दी से इसको आप याद कर सकते हो। ये इसका शॉर्टकट भी आपके याद करने का। अब हम बात करते हैं, वैसे आपको एक बात और बता देता हूं, ये सहबहुलक यानी सहबहुलकन की जो क्रिया है ना, वर्तमान में बहुत ज्यादा काम आ रही है। बहुलकों के गुणों में सुधार के लिए वर्तमान में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा। अपने आगे इसका डिस्कस करेंगे। संरचना के आधार पर देखिए, संरचना के आधार पर बहुलक है, उन्हें सिर्फ 3 भागों में बांटा है, रेखिक बहुलक, साकित श्रृंखला बहुलक और तिर्यकबद्ध जालनुमा बहुलक। हम सबसे पहले बात करते हैं रेखिक बहुलक की। रेखिक बहुलक या सरल रेखीय बहुलक एक ही होते हैं। इनमें क्या होता है, एकलक इकाइयां आपस में मिलती हैं और एक मुख्य श्रृंखला का निर्माण करती हैं। ये मुख्य श्रृंखलाएं एक दूसरे पर धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगती हैं और त्रिविम में इनकी सुव्यवस्थित पैकिंग हो जाती है, जिससे इनके गलनांक और तनन सामर्थ्यता उच्च होती है। आराम से समझिएगा इस बात को कि एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक मुख्य श्रृंखला का निर्माण करती हैं। ये मुख्य श्रृंखलाएं एक दूसरे पर समरेखाओं में व्यवस्थित होती रहती हैं, जिससे त्रिविम में इनकी सुव्यवस्थित पैकिंग होती है, जिससे इनकी तनन सामर्थ्यता और गलनांक दोनों ही क्या होते हैं, उच्च होते हैं। एग्जाम्पल की बात करोगे तो इसका एग्जाम्पल याद कर लेना, HDPE, उच्च घनत्व पॉलीएथीन। इसका एग्जाम्पल है उच्च घनत्व पॉलीएथीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथीन। ठीक है। साकित श्रृंखला बहुलक, इनमें देखिए इससे थोड़ा सा अंतर होता है। एकलक इकाइयां आपस में मिलकर मुख्य श्रृंखला का निर्माण करती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। मुख्य श्रृंखलाओं के साथ में पार्श्व श्रृंखलाएं और बनने लगती हैं, यानी एकलक इकाइयों की पार्श्व श्रृंखलाएं बनने लगती हैं। ये पार्श्व श्रृंखलाएं समान लंबाई की या भिन्न भिन्न लंबाई की हो सकती है। ठीक है, एक बार वापस समझ लीजिएगा। एकलक इकाइयां मुख्य श्रृंखला बनाती हैं और फिर एकलक इकाइयां इसकी पार्श्व श्रृंखलाएं और बनाती हैं। ये पार्श्व श्रृंखलाएं समान लंबाई की या भिन्न भिन्न लंबाई की हो सकती हैं। इन पार्श्व श्रृंखलाओं के कारण ये आपस में त्रिविम में सुव्यवस्थित नहीं हो पाती। जब त्रिविम में ये सुव्यवस्थित नहीं होगी तो इनके गलनांक भी कम होंगे, तनन सामर्थ्यता भी कम होगी। एग्जाम्पल की बात करोगे तो आप इसका एग्जाम्पल LDPE कर सकते हो, लो डेंसिटी पॉलीएथीन, अल्प घनत्व पॉलीएथीन। इसमें याद रखना है आपको साकित श्रृंखला में। तिर्यकबद्ध जालनुमा बहुलक, देखिए इन बहुलकों में जो एकलक इकाइयों की मुख्य श्रृंखलाएं बनती हैं, वो श्रृंखलाएं इनमें 2 या 3 क्रियात्मक समूह वाले यौगिक होते हैं। तो वो श्रृंखलाओं जो एकलक श्रृंखलाएं हैं, उनमें वो आपस में प्रबल सहसंयोजक बंधों से और बंध बनाते हैं और त्रिविम में जालनुमा संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिससे ये बिल्कुल जालनुमा बहुलक का निर्माण करते हैं, जिसे तिर्यकबद्ध जालनुमा बहुलक कहते हैं। इनके इसी जालनुमा संरचना के कारण ये कहते हैं ये कठोर होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठीक है, किसी भी विलायक में विलयशील नहीं होते। हालांकि ये विलायकों को अवशोषित कर सकते हैं, मगर किसी विलायक में विलयशील नहीं होते। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अपने बेकेलाइट है, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड है, वो इसके एग्जाम्पल है। तो आप आराम से एक बार वापस सुनेंगे। रेखीय बहुलक या रेखिक बहुलक है, इसमें एकलक इकाइयां आपस में सरल रेखाओं में व्यवस्थित होती हैं, त्रिविम में सुव्यवस्थित होती हैं, जिससे इनके गलनांक हैं और तनन सामर्थ्यताएं हैं वो उच्च होती हैं। जबकि साकित श्रृंखला बहुलक में क्या होता है, मुख्य श्रृंखला के अलावा पार्श्व श्रृंखलाएं बनती हैं, जिससे त्रिविम में ये सुव्यवस्थित नहीं हो पाती, जिससे इनके गलनांक और तनन सामर्थ्यताएं कम होती हैं। एग्जाम्पल HDPE और LDPE तुम्हें याद रखने हैं। तिर्यकबद्ध जालनुमा बहुलक में क्या होता है, मुख्य श्रृंखलाओं में जो समूह होते हैं वो 2 या 3 क्रियात्मक समूह वाले होते हैं। तो मुख्य श्रृंखलाओं के बाद ये क्रियात्मक समूह आपस में प्रबल सहसंयोजक बंधों से जुड़ जाते हैं और जालनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिन्हें तिर्यकबद्ध जालनुमा बहुलक कहते हैं। ये कठोर होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं।
विलायकों में एल्किलेशन होते हैं मगर विलायकों को अवशोषित करने की इनकी क्षमता होती है। एग्जाम्पल याद रखना है, बेकेलाइट या मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड इसके एग्जाम्पल है। अब आ जाइए तापमान के आधार पर। तापमान के आधार पर इनकी जो रिएक्शंस हैं उससे हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं तापमान पर रिएक्शन के आधार पर। ये दो प्रकार की है, ताप सुनम्य और ताप दृढ़। ताप सुनम्य और ताप दृढ़ की जब बात करते हैं तो आराम से समझिएगा। ताप सुनम्य वे बहुलक जिन्हें ताप देकर बार बार मनचाही आकृति में बदला जा सकता हो। आराम से सुनिएगा, वे बहुलक जिन्हें ताप देकर बार बार मनचाही आकृति में बदला जा सकता हो। ये कब संभव है? तापमान देने पर ये मुलायम हो जाते हैं, जैसे ही हम ताप से दूर करते हैं ये वापस कठोर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर इन बहुलकों का निर्माण किया जाता है। इन्हें हम ताप सुनम्य बहुलक कहते हैं। एक बार वापस सुनिए, वे बहुलक जिन्हें ताप देने पर ये मुलायम हो जाते हैं और ताप से दूर करते ही ये वापस कठोर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर इन बहुलकों का निर्माण किया जाता है। इन्हें ताप सुनम्य बहुलक कहते हैं। ठीक है। और ताप सुनम्य जो बहुलक है इनका दूसरा नाम थर्मोप्लास्टिक बहुलक भी होता है। इनमें जो अणुओं का आकर्षण है वो ये कहते हैं प्रत्यास्थ बलों से ज्यादा होता है, देशों से कुछ कम होता है। इसी कारण से तापमान मिलने पर ये कमजोर हो जाते हैं। हमने सर्दियों में देखा होगा कुछ बाल्टी या पाइप ऐसे होते हैं जिनको अगर हम सीधे ही सर्दी में बाहर छोड़ दें तो सुबह देखते हैं तो वो चटक जाते हैं। कारण क्या होता है कि वो ताप सुनम्य होते हैं। ताप मिलने पर अगर उनको थोड़ी देर थोड़ा मुलायम या गर्म पानी में रख लें तो वापस वो ठीक हो जाएंगे, वो नहीं टूटेंगे। अगर सीधा ही गर्म पानी डाल दें तो भी चटक जाएंगे। कारण क्या होता है? वो ताप सुनम्य बहुलक है। तो एक बार वापस सुन लें, वे बहुलक जिन्हें ताप देकर मनचाही आकृति में बदला जा सकता हो उन्हें ताप सुनम्य बहुलक कहते हैं। इनमें जो आकर्षण बल होता है वो प्रत्यास्थ बलों से ज्यादा होता है पर रेशों से कम होता है। इन्हें बार बार काम में लिया जा सकता है। जैसे अलग घनत्व पॉलीथीन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, एलडीपी। ताप दृढ़ बहुलक, देखिए इन बहुलकों को एक बार जो आकृति दे दी जाती है फिर परिवर्तन संभव नहीं होता, दोबारा इनको कभी भी काम में नहीं लिया जा सकता। तो आप कुछ बातें सुन लें। ताप दृढ़ बहुलक है, क्या होता है? इन्हें जो आकृति देनी है इनका अर्धध्रुव लेते हैं, उपयुक्त सांचों में बढ़ते हैं और उच्च ताप दाब पर इनको कठोर किया जाता है। और ये अपनी आकृति ग्रहण करने के बाद इनकी आकृति में दोबारा परिवर्तन संभव नहीं होता। इन्हें ताप दृढ़ या थर्मोसेटिंग बहुलक कहते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, अर्धध्रुवों को उपयुक्त आकार के खांचों में भरकर उच्च ताप दाब पर कठोर किया जाता है। एक बार आकृति ग्रहण करने के बाद दोबारा इनकी आकृति में परिवर्तन संभव नहीं होता। इन्हें हम ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं, जैसे बेकेलाइट है। ठीक है, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड में इसी का एग्जांपल है। अब बात करते हैं आणविक बलों के आधार पर। हालांकि आप सुनिएगा, आणविक कुछ किताबों में आणविक बलों के आधार पर 4 भाग हैं। प्रत्यास्थ रेशे, ताप सुनम्य, ताप दृढ़ को इसी में ले लेते हैं। लेकिन जो आधुनिक किताबें हैं वो इन दोनों को अलग अलग रखती हैं, इसलिए आप इन दोनों को अलग अलग समझ लें। ठीक है, आप तो साथ में भी एक ही बात है, प्रत्यास्थ रेशे, ताप सुनम्य, ताप दृढ़ अलग वैसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन आजकल इनको अलग अलग बेस से अलग कर दिया गया। तो आणविक बलों के आधार पर हम बात करते हैं। 2 प्रकार है, प्रत्यास्थ बहुलक और रेशे। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यास्थ बहुलकों की। देखिए रबर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वे इन बहुलकों में दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल होता है, इसीलिए इन बहुलकों को खींचकर एक निश्चित सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि इनमें जो बंद होते हैं वो कुंडलीनुमा होते हैं, खींचने पर एक निश्चित सीमा तक इनको बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत खींचने पर ये टूट जाते हैं, क्योंकि वो बंद टूटने लग जाते हैं। एक निश्चित सीमा तक इनको बढ़ाया जा सकता है, छोड़ने पर वो बंद वापस कुंडलित होने लगते हैं और वापस अपने आकार में आने लगते हैं। हालांकि पुनः वो उतना ही आकार ग्रहण नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा आकार बढ़ता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो एक बार पुनः सुनिएगा, प्रत्यास्थ बहुलक क्या होते हैं। इन बहुलकों में दुर्बल वांडरवाल आकर्षण होता है,
कुंडलीनुमा बंद होते हैं। इस कारण से इन बहुलकों को खींचकर एक निश्चित सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। छोड़ने पर ये पुनः अपने प्रारंभिक आकार में आ जाते हैं। इन्हें प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। इनकी प्रत्यास्थता को इनमें बाहर से कुछ मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। जैसे प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाकर हम इसकी प्रत्यास्थता को बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये पूरा ध्यान रखना है। रेसिन बड़ा महत्वपूर्ण है, वस्त्र उद्योग में काम आता है। इनमें जो आकर्षण है, ध्यान रखिएगा, वो प्रत्यास्थ बहुलकों से बहुत ज्यादा होता है। आकर्षण अधिक होने के कारण ही इनके गलनांक बहुत उच्च होते हैं। प्रबल आकर्षण है, इसीलिए इनके गलनांक उच्च होते हैं। क्रिस्टलीय संरचना होती है। अब क्रिस्टलीय संरचना होती है इसीलिए, और तनन सामर्थ्यता भी उच्च होती है। यही कारण है कि इनको वस्त्र उद्योग में बहुत अधिक काम में लिया जाता है। तो आराम से सुनिएगा, इनका जो आकर्षण बल है वो प्रत्यास्थ से बहुत अधिक होता है, ताप दृढ़ से कम होता है, मजबूत होते हैं, क्रिस्टलीय आकृति होती है, तनन सामर्थ्यता उच्च होती है। इसीलिए इन्हें वस्त्र उद्योग में बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। ये रेसे बहुलक है। बहुलकन की क्रिया के आधार पर या बहुलीकरण की क्रिया के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, योगात्मक बहुलक और संगनन बहुलक। योगात्मक बहुलक का दूसरा नाम योगज बहुलक भी है। संगनन बहुलक को संगनन ही कहते हैं। जो योगात्मक बहुलकन या संगनन बहुलकन है, इनके बारे में अपने आराम से सुनिए। वे बहुलक जिनमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, आराम से सुनिएगा भाई, यानी वे एकलक इकाइयां जिनमें द्विबंध या त्रिबंध हो, वे आपस में संगनित होती हैं। उनमें द्विबंध टूटते हैं या त्रिबंध टूटते हैं, ठीक है, और वो आपस में संगनित होती हैं और वृहद अणु का निर्माण करती हैं। उन्हें हम योगात्मक बहुलक कहते हैं और इनके बनने की क्रिया को योगात्मक बहुलकन कहते हैं। तो आप एक सिंपल परिभाषा सुनिए। असंतृप्त अणुओं को उत्प्रेरकों की उपस्थिति में बहुलीकृत करते हैं तो उनके पाइबंध टूटते हैं और वो वृहद अणुओं का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम योगात्मक बहुलक कहते हैं। और इस बहुलक के बनने की क्रिया को योगात्मक बहुलकन कहते हैं। आप इसका एग्जाम्पल यही एथीन से पॉलीएथीन वाला ले सकते हैं। एथीन से पॉलीएथीन हमने जो बनाया था ना, वही एग्जाम्पल इस योगात्मक बहुलकन में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं संगनन बहुलकन की। देखिए, हाँ, आपको एक बात और बताता हूं। संगनन में, संगनन बहुलकन में जब बहुलकों को अपने एकलक इकाइयों को आपस में जोड़ते हैं तो देखो वही एकलक इकाइयां काम आती हैं जिनमें 2 या 3 क्रियात्मक समूह, जिनको आपस में जब संगनित किया जाता है तो इनसे छोटे अणु का निष्कासन होता है। क्या होता है? छोटे अणु का निष्कासन होता है। इसीलिए इनका अणुभार एकलक इकाइयों का पूर्ण गुणज नहीं होता। जबकि योगात्मक में क्या होता है? जो बहुलक होता है ना, उसका जो अणुभार है वो एकलक इकाइयों का पूर्ण गुणज होता है, जबकि इसमें पूर्ण गुणज नहीं होता। तो संगनन में एक बार सुनिए, वे एकलक इकाइयां जिनमें 2 या 3 क्रियात्मक समूह हो, आपस में क्रिया करते हैं, छोटे अणुओं का निष्कासन करते हैं और संगनन की क्रिया से बहुलक का निर्माण करते हैं। इसीलिए उनको हमें संगनन बहुलक कहते हैं। और इस बहुलक के बनने की क्रिया को संगनन बहुलकन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप इसमें बेकेलाइट याद रख सकते हैं, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड याद रख सकते हैं, टेरिलीन याद रख सकते हैं, नाइलॉन 6,6 याद रख सकते हैं। ये सभी इसी के एग्जाम्पल हैं। तो ये था आज अपने बहुलकों का वर्गीकरण। आज हमने बहुलकों का पूरा वर्गीकरण पढ़ा है। बहुलक कहते किसे हैं वो पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे योगात्मक बहुलकन और संगनन बहुलकन की क्रियाविधि को पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे और फिर रबर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू।